दोस्तों हम बात कर रहे थे जमीयत उलमा हिंद की तारीख के बारे में। अब तक हम जमीयत उलमा हिंद की तारीख के सिलसिले में 3 किस्त कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। और हम पहुंचे थे दूसरी जंग अजीम तक। दूसरी जंग अजीम तक क्या क्या हुआ, जमीयत उलमा हिंद ने और कांग्रेस ने क्या क्या मिलकर के किया, उसी दौरान मुस्लिम लीग क्या कर रही थी। अब हम बात करेंगे जंग अजीम दोम के बाद क्या हुआ हिंदुस्तान में। दोस्तों अगर देखा जाए तो जमीयत उलमा हिंद के लिए सबसे मुश्किल तरीन दौर यही है, जंग अजीम दोम से लेकर के आज़ादी के आगे पीछे तक। खैर शुरुआत करते हैं। अब तक हम पहुंचे थे कि इलेक्शन भी हुआ, मुस्लिम लीग ने जमीयत उलमा हिंद के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा। उधर कांग्रेस की ज्यादा सीटें आ गई, जो चीज मुस्लिम लीग को पसंद नहीं थी। खैर बहरहाल अपनी हुकूमत बनती है, उसमें वजारतें बनती हैं सूबाई सतह पर। तो उसी दौरान जंग अजीम दोम शुरू हो जाती है। उसमें बरतानिया भी पोलैंड की तरफ से कूद पड़ता है हिटलर के खिलाफ, क्योंकि हिंदुस्तान पर भी बरतानिया की हुकूमत होती है। बरतानिया यहाँ से लोगों को जमा करता है, जबरन फौज में भर्ती करता है और दूसरी जंग अजीम में जाकर के धकेल देता है। उसमें हिंदुस्तानियों की तकरीबन बताया जाता है 2 लाख लोगों की जान गई। तो इस चीज को देख करके जमीयत उलमा हिंद और कांग्रेस ने बरतानिया की मुखालफत की कि आप यहाँ से लोगों को ले जाकर जंग अजीम में धकेल रहे हो। तो इसीलिए कांग्रेस ने अपनी वजारतों से इस्तीफा दी, जमीयत उलमा हिंद ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो इस चीज को देख करके बरतानिया की हुकूमत ने हिंदुस्तान के जो लोग और जो उनके लीडर थे उनके सामने ये बात रखी कि आप इस जंग में हमारा साथ दो, उसके बदले में हम आपकी बहुत सारी चीजों में रियायत करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए कांग्रेस और जमीयत उलमा हिंद ने कुल्लियतन मना कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस ने बरतानिया हुकूमत के सामने कुछ शर्तें रखी, जिनमें से एक ये भी थी कि जब आप जंग अजीम से फारिग हो जाए तो हमें आज़ादी दें, और 2-3 शर्तें और थी इसी तरीके से, तो हम आपका इस जंग में साथ देंगे। लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम किसी भी शर्त पर आपका साथ नहीं देंगे, हमें अभी इसी वक्त आज़ादी चाहिए। इसकी वजह से बरतानिया हुकूमत जमीयत उलमा हिंद पर और सख्त हो गई। इसी दौरान मौलाना अहमद अली लाहौरी, मौलाना अब्दुर्रहमान सीहारी और दूसरे उलमा भी जेल गए। इसी दौरान मुस्लिम लीग और हिंदुस्तान में जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन आप समझ रहे होंगे, वो अंग्रेजों के साथ दे रही थी कि अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए हमें इस जंग में, बगैर किसी शर्त के। वो हमारी हुकूमत है, हम उसका साथ देना चाहिए। दोस्तों जब जंग अजीम दोम अपने उरूज पर थी, जिसमें बरतानिया भी था, तो जमीयत उलमा हिंद और कांग्रेस ने ये समझा कि ये सही वक्त है बरतानिया पर दबाव डालने का। तो उसी वक्त कांग्रेस, जिसके सदर उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, अपनी मजलिस के अंदर ये तय किया कि अब हमें ये ऐलान करना चाहिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उस वक्त कांग्रेस की जमीयत उलमा हिंद ने भरपूर तायद की और पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आग की तरह फैल गया। गांव गांव देहात देहात से लोग आवाज उठाने लगे। तकरीबन 2 हफ्ते तक तमाम कामकाज ठप पड़ा रहा, कुछ हिंदुस्तान में नहीं चला। जब ये आंदोलन हुआ, इसी वक्त अंग्रेजों ने ये समझ लिया था कि अब हिंदुस्तान में रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसी दौरान मुस्लिम लीग और दूसरी फिरका परस्त ताकतें वो ये चाहती थी कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया जाए, उसमें लड़ाई की जाए, और इस आंदोलन से वो दूर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब बरतानिया ने, अंग्रेजों ने ये समझ लिया कि अब हिंदुस्तान में रहना बहुत मुश्किल है, तो वहां से वो एक वायसराय को भेजती है और शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से, जो बहुत मशहूर है, वो मुनक्किद होती है। उस कॉन्फ्रेंस में बरतानिया की तरफ से लॉर्ड लथूगी आते हैं और वो ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी जमातें हैं उनके आला तरीन नुमाइंदे आए और बैठ कर के बात करें, हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करें। जब उस कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों के आला सतह के लोग पहुंचते हैं, जब बरतानिया के वजीर उनसे मशवरा करते हैं कि हम हिंदुस्तान को किस तरीके से छोड़ेंगे, आप किस तरीके से आज़ादी लोगे, उसका क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से आप हुकूमत चलाओगे, और किस जमात के कितने नुमाइंदे उस हुकूमत में रहेंगे, मुसलमानों के कितने रहेंगे, हिंदुओं के कितने नुमाइंदे रहेंगे, और दूसरी जो अक़लियतें हैं उनके कितने नुमाइंदे रहेंगे। इसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना उस कॉन्फ्रेंस में खड़े होते हैं और ये कहते हैं बरतानिया के वजीर के सामने कि मुसलमानों के जितने नुमाइंदे होंगे वो मुस्लिम लीग से होंगे। इस बात को वजीर मानता नहीं है, चूंकि ये बात माकूल नहीं थी कि जब जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है और अक्सर लोगों के पास वही पहुंची हुई है, मुस्लिम लीग जो कि कम लोगों के पास थी, जिसको लोग जानते नहीं थे, उसको इस बात की कैसे इजाजत दे दी जाए कि तमाम नुमाइंदे आपके रहेंगे जबकि जमीयत उलमा हिंद मौजूद है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को ये बात अच्छी नहीं लगती। उस वक्त वहाँ बैठे हुए लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानते हैं और ये कॉन्फ्रेंस खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। दोस्तों यही दौर जमीयत उलमा हिंद के लिए सबसे मुश्किल तरीन दौर होता है। वो ऐसे है कि जब ये कॉन्फ्रेंस खराब हो जाती है, इसका कोई हल नहीं निकलता, तो बरतानिया के लोग कहते हैं कि अब आप इलेक्शन लड़ लो, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, जो फैसला करेगा वही फैसला आपका होगा। अब जमीयत उलमा हिंद के लिए मुश्किल ये होती है कि उसका नजरिया कांग्रेस के नजरिए के साथ था। कांग्रेस भी ये दावा करती थी कि हम हिंदू और मुसलमानों दोनों की नुमाइंदगी करते हैं, और जमीयत उलमा हिंद भी ये दावा करती थी कि हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद आज़ाद हिंदुस्तान चाहते हैं। और जमीयत उलमा हिंद का ये नजरिया इसलिए था
کیونکہ جمیعت علماء ہند کو معلوم تھا کہ یہاں آبادی غیر مسلموں کی ہندو بھائیوں کی زیادہ ہے، تو اگر مسلمان برابری اور اس سطح کی لڑائی لڑے گا تو مسلمانوں کے لیے مشکل ہوگی اور نفرت پھیل جائے گی۔ اور محمد علی جناح کو یہی بات پسند نہیں تھی کہ ہم کم پر راضی ہوں، اس کو چاہیے تھا کہ میں اعلیٰ عہدے پر پہنچوں۔ اب الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں مسلم لیگ الگ کھڑی ہوتی ہے، کانگریس الگ کھڑی ہوتی ہے۔ اب جمیعت علماء ہند کے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے وہ کیا کرے، اس کا ذہن ویسا نہیں ہوتا ہے، وہ سیاسی جماعت نہیں ہوتی ہے، اس کی اس طریقے سے تیاری نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ذہن میں انہوں نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ آزادی اس طریقے سے حاصل ہوگی، صرف وہ آزادی کی لڑائی لڑتی ہے۔ لیکن جمیعت علماء ہند اسی وقت ایک نئی پارٹی کا اعلان کرتی ہے جس کا نام ہوتا ہے آل انڈیا مسلم پارلیمنٹری بورڈ۔ اسی کے تحت جمیعت علماء ہند الیکشن لڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جمیعت علماء ہند کے سامنے مشکل یہ ہوتی ہے جب وہ ہندوستان کے مسلمانوں تمام جو متحدہ ہندوستان تھا ان کے پاس ووٹ لینے کو جاتی ہے، تو اسی دوران مسلم لیگ یہ تماشا کھڑا کر دیتی ہے کہ ہمیں الگ راشٹر چاہیے۔ پاکستان کا نشہ چڑھنے لگتا ہے لوگوں میں، اور لوگوں کو یہ نشہ پلایا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہم ایسی حکومت بنائیں گے جس میں اللہ اور قرآن کی بات ہوگی، مدینہ المنورہ جیسی وہ ریاست ہوگی، اس کے لیے خانقاہوں میں علماء کے پاس جا کر کے دعائیں کرائی جاتی ہیں، اور جو پاکستان کی مخالفت میں بات کرتا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب مولانا حسین احمد مدنی اور جمیعت علماء ہند کے لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جاتے تھے اور جب یہ کہتے تھے کہ ہم متحدہ ہندوستان چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے فرمولے کو نکارتے ہیں، تو لوگ خصوصاً نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں کہ آپ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہو، آپ اسلام کی مخالفت کر رہے ہو، ان کو دیوانہ چونکہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو جمیعت علماء ہند کے علماء پر اور سے حضرت مدنی پر جوتوں کی بارش کی جاتی ہے، تھوکا جاتا ہے۔ پنجاب کے اندر تو جوتیوں کی مالا حضرت کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، بھاگلپور میں گھیر کر کے خوشالات مارے جاتے ہیں حضرت مدنی کو، کیونکہ پاکستان کا نشہ جو لوگوں کو چڑھایا تھا وہ ایسے چڑھایا تھا کہ یہی اسلامی خلافت ہے، یہی اصل ہے، اس کی مخالفت کرنے والے کافر ہیں۔ علماء کو بھی کافر کہا گیا، خاص طور سے جمیعت علماء ہند کے لوگوں کو کافر کہا گیا، کیونکہ جمیعت علماء ہند کا موقف یہی تھا کہ ہمیں متحدہ ہندوستان چاہیے تھا، جبکہ جمیعت علماء ہند نے محمد علی جناح سے پوچھا بھی تھا کہ آپ پاکستان کو کس طریقے سے بناؤ گے، ہندوستان کی اگر تقسیم ہوگی کیسے اس کو تقسیم کرو گے؟ مسلمان آبادی پورے ہندوستان میں ہے، اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرے گی، اپنے آباء و اجداد کی جگہ، ان کی قبریں، ان کی مسجدوں کو چھوڑ کر کے جائے گی، تو ان کو کون آباد رکھے گا؟ اور خاص طور سے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کیا پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا؟ اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا تو یہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تو محمد علی جناح کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جمیعت علماء ہند نے صرف سمجھایا ہی نہیں، اپنا فارمولہ بھی پیش کیا۔ جمیعت علماء ہند کا فارمولہ یہ تھا کہ جتنے بھی صوبے ہیں ان کو الگ ذمہ داری دی جائے، مرکز میں الگ حکومت رہے اور صوبوں کی الگ حکومت رہے، صوبوں کی حکومت کے پاس زیادہ اختیار رہے۔ اور حضرت مدنی کا فارمولہ ایسا تھا جس سے ہندو مسلمان متحد رہ سکتے ہیں، کبھی کوئی فساد کی بات آئے گی تو تمام لوگ اس کو متفق ہو کر کے اس کا فیصلہ کریں، مرکز میں جو حکومت بنے گی اس میں برابر کے حصے دار رہیں گے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تفصیل سے تو بہت معقول اور بہت اچھا فارمولہ تھا، لیکن محمد علی جناح کو وہی نشہ چڑھا ہوا تھا کہ مجھے پاکستان الگ چاہیے، اس کی وجہ سے وہ غلط بیانی کرتے، اشتعال بازی کرتے۔ اسی دوران ہندوستان میں جو دوسری فرقہ پرست طاقتیں تھیں وہ بھی غلط بیانی کرتے تھی، اس سے تناؤ بڑھتا، فسادات ہوئے، بہت خونریزی ہوئی۔ جمیعت علماء ہند بار بار یہ بات کہتی رہی کہ اس ہندوستان کو متحد رہنا چاہیے، لوگ جہاں ہیں پیار و محبت سے رہیں، لیکن محمد علی جناح کے بیانات نے اور ان تمام چیزوں نے ماحول اتنا خراب کر دیا، اتنا وہ مسلمانوں سے خاص طور سے کہتے رہے کہ آپ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے ایک طرف سمٹیے۔ جب کچھ لوگوں نے سمٹنا شروع کر دیا، وہاں پہنچنا شروع کر دیا، تو راستے میں اس وقت ان کو بہت پریشانی ہوئی۔ خیر بہرحال یہ الیکشن کا وقت تھا اور الیکشن کا نتیجہ آیا اور کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن کر کے ابھری۔ کانگریس کی جیت سے جمیعت علماء ہند کو اطمینان ہوا، کیونکہ جمیعت علماء ہند اور کانگریس کا نظریہ ایک تھا کہ ہندوستان متحد رہے، اور جمیعت علماء ہند اور کانگریس کے اتحاد کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاری جمیعت علماء ہند کے ناظم بھی ہوتے ہیں اور کانگریس ورکنگ کمیٹی میں بھی ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ اسی دوران مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر ہوتے ہیں اور جمیعت علماء ہند کی جلسوں کی بھی صدارت کرتے ہیں۔ تو کانگریس اور جمیعت علماء ہند متحدہ طور پر یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو، اور جمیعت علماء ہند کانگریس کے ذمہ داران سے بار بار یہ بات کہتی رہی کہ ہم متحدہ ہندوستان چاہتے ہیں، وہ چاہے جواہر لال نہرو ہو یا گاندھی جی ہو یا سردار ولبھ بھائی پٹیل ہو، انہوں نے تمام لوگوں نے اطمینان دلایا۔ لیکن جب محمد علی جناح اور دوسری فرقہ پرست طاقتوں نے ماحول اتنا خراب کر دیا
तो नेहरू गांधी के सामने भी कोई चारा नहीं रहा कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए। इस दौरान माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह फसादात होते रहते हैं और मुस्लिम लीग और दूसरी जो फिरका परस्त ताकतें वो गलत बयानी करते रहती हैं, लोगों में जहर भर जाता है। इसी बात को देखते हुए कांग्रेस एक मजलिस बुलाती है जिसमें मुस्लिम लीग के भी लोग होते हैं, कांग्रेस के भी लोग होते हैं। क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां इलेक्शन के अंदर बड़ी पार्टियां बनकर के उभरती हैं, तो अब इस बात पर वोटिंग होती है कि हिंदुस्तान को एक रहना चाहिए या अलग कर देना चाहिए। जबकि जमीयत उलमा हिंद इसमें हिस्सा ही नहीं लेती है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हिंदुस्तान तकसीम हो। और वोटिंग होती है, ज्यादा वोट पड़ते हैं पाकिस्तान के हक में, इसमें कांग्रेस के भी लोग होते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि गांधी जी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के दूसरे लोग वोट डालते हैं कि पाकिस्तान का अलग बन जाना चाहिए। जबकि हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए, मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारी कांग्रेस के रुकन होने के बावजूद उसकी मुखालफत करते हैं। इसी दौरान मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारी कांग्रेस के रुकन होने के बावजूद कांग्रेस के खिलाफ जाकर के वोट डालते हैं और ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान तकसीम हो। और वो ऐलान करते हैं खड़े होकर के कि आज जिन हालात से हिंदुस्तान गुजर रहा है उसके दबाव में आकर के कांग्रेस ने वोट अपना बदल दिया है। जबकि मैं अपने लीडरों को बहुत एहतराम करता हूँ, कांग्रेस ने अपनी तारीख मश्क कर दी है, क्योंकि कांग्रेस ने कई सालों से ये लड़ाई लड़ी है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो, मुत्तहिदा आज़ाद हो, लेकिन आज कांग्रेस हार गई है। और उसके बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी लिखते हैं कि मैं इस कमेटी में बहुत सारे जलसों में शरीक हो चुका हूँ, मगर अब तक ऐसे फैसलों में शरीक नहीं हुआ है जलसों में जो बहुत अजीब व गरीब हो, इसमें हिंदुस्तान को तकसीम करने की बात की जा रही है। खैर बहरहाल ज्यादा वोट इस बात पर पड़ते हैं कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए। और जमीयत उलमा हिंद अब तक यही बात कहती रही थी कि हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होना चाहिए, और जमीयत उलमा हिंद के लोग उस पर साइन नहीं करते हैं, अपना वोट नहीं डालते हैं। इसीलिए आपने आज की जो जमीयत उलमा हिंद है उसके सदर, उसके जिम्मेदार को बार बार ये बात कहते हुए सुना होगा कि तकसीम पर तुमने साइन किए थे, हमने साइन नहीं किए, क्योंकि कांग्रेस ने उसके मुवाफिक में वोट डाला था और जमीयत उलमा हिंद ने उसके मुखालफत में वोट डाला था। खैर जो वोट पड़ते हैं इस तमाम के नतीजे को बरतानिया के सामने पेश कर दिया जाता है और हिंदुस्तान तकसीम हो जाता है। इसके सिलसिले में हम आगे बात करेंगे कि हिंदुस्तान कैसे तकसीम हुआ और फैसला सही था कि गलत था, और जमीयत उलमा हिंद ने फिर मुसलमानों को कैसे हिंदुस्तान में बचाया। हम अगली किस्त में उसकी बात करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि जब अगली किस्त आए तो उसके नोटिफिकेशन तक पहुंचे, और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि जमीयत उलमा हिंद की तारीख अपने लोगों को मालूम हो कि हम